नमस्कार, मंजू गर्ग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम समझने जा रहे हैं विशेषण। वैसे तो आप सब जानते हैं बेटा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, लेकिन आज हम इसे बहुत सरल तरीके से समझेंगे। हम किसी परिभाषा की बात नहीं करेंगे, हम सीधा विशेषण के कितने भेद हैं और उन्हें कैसे समझा जाए, कैसे याद रखा जाए, इस पर बात करेंगे। जैसा कि विशेषण है क्या, ये आप सबको पता है। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि नाम अपने आप में स्पष्ट होता है, नाम ही बता देता है कि उसकी परिभाषा क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं गुणवाचक विशेषण से। तो गुणवाचक विशेषण क्या हुआ? गुण बेटा सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि यदि हम किसी रंग के आधार पर, आकार के आधार पर, रूप के आधार पर, बनावट के आधार पर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आपने अपने आसपास देखा भी होगा, कोई गोरा बच्चा है तो हम उसे गोरू कहकर बुलाते हैं, कोई काला है तो हम उसे कालू कहकर बुलाते हैं, कोई मोटा हो तो उसे मोटू कहकर बुलाते हैं। ये चिढ़ने की बातें नहीं है, यानी किसी भी व्यक्ति की विशेषता के आधार पर अगर उसे पुकारा जाता है तो यानी हमने उसको एक विशेषण दे दिया। तो आइए अब हम कुछ और उदाहरण समझते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, मैंने यहाँ इसके 3 उदाहरण दिए हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला है मनीष की पतंग लाल है, यानी यहाँ पर मनीष की पतंग की क्या विशेषता है? लाल है, यानी रंग के आधार पर गुणवाचक विशेषण बताया जा रहा है। ताजमहल का चबूतरा चौकोर है, चौकोर क्या हुआ बेटा? बनावट हुई, लेकिन विशेषता है। विभा का नौकर लालची है, तो यानी हमने क्या देखा? आपके स्वभाव की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, जैसे लालची है, समझदार है, होनहार है, ये भी क्या है? हमारे गुणवाचक विशेषण का एक भाग। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? यानी किसी भी रंग, रूप, आकार, बनावट, स्वभाव, इनके आधार पर अगर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो हम उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण बेटा। परिमाण यानी मात्रा, जिसे गिन नहीं सकते, मापा या तोला जाता है। तो यानी अगर आप जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को गिन नहीं सकते, माप या तोल सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण। निश्चित यानी कंफर्म। तो निश्चित परिमाण क्या हुआ? जब आपको मात्रा दी गई हो, निश्चित हो, तो कहेंगे निश्चित परिमाण, और जब मात्रा ना दी जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाण। अब आप देखिए, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, आप कंफर्म हैं आपको कितना कपड़ा चाहिए। अब आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा भैया मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो आपने उसे निश्चित रूप में बता दिया कितने मीटर कपड़ा चाहिए। अब देखिए, वो 2 मीटर कपड़ा माप कर ही देगा या गिन कर देगा आपको बेटा? नहीं गिना जा सकता ना, मापा जाएगा, चाहे वो गिने कि 2 मीटर कितना है, लेकिन दिया उसने आपको माप कर ही। अगला उदाहरण है सड़क पर बहुत पानी है। अब बेटा सड़क पर कितना पानी है? अगर मैं आपको ये कहूँ 2 लीटर दूध गिर गया, मैंने आपको बता दिया कि 2 लीटर गिरा, यानी लीटर क्या है? मापने की इकाई है ना। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ बहुत सारा दूध गिर गया या सड़क पर बहुत पानी है, तो बहुत जो है मात्रा को तो बता रहा है, लेकिन कितनी मात्रा है वो हमें नहीं बता रहा। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या हुआ? अगर आपको निश्चित परिमाण दिया है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और अगर दी नहीं मात्रा कितनी है, बहुत ज़्यादा, कम, थोड़ा, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है तो हम उसे क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाण। इसके बाद हमारा तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्या यानी कि गिनती, गिनती यानी जिसे गिना जा सकता है। तो जहाँ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाची विशेषण। और बेटा अगर निश्चित संख्या दी है तो निश्चित संख्यावाची विशेषण बिल्कुल परिमाणवाचक विशेषण की तरह है, और अगर संख्या नहीं दी हुई लेकिन गिना जा सकता है उस चीज़ को तो हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाची। जैसे भारत में अनेक रोगी मिले। अब बेटा रोगियों की संख्या गिनी जा सकती है ना, और आजकल तो अखबार में आप देख ही रहे हैं, हर रोज़ आपके पास जानकारी संख्या के रूप में, आंकड़ों के रूप में होती है। तो जिन्हें गिना जा सकता है उसे कहेंगे
संख्यावाची, लेकिन यहाँ नंबर दिए नहीं हुए हमें। अगर ये नंबर नहीं दिए हुए तो हम इसे क्या कहेंगे? अनिश्चित। अब अगर इसी वाक्य की जगह मैं आपको ये कह देती कि भारत में 50 रोगी मिले, क्या हो जाता? निश्चित संख्या हो जाता। अगले वाक्य में देखिए, सर्कस में 4 बंदर दिखाए गए। बंदरों की विशेषता संख्या के आधार पर बताई गई है, 4 बंदर दिखाए गए। और अगर मैं ये कहती कि सर्कस में कुछ बंदर दिखाए गए तो ये हो जाता अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। गिना जा सकता है इसलिए संख्यावाचक, अगर नंबर दिया हो, संख्या दी हो तो निश्चित संख्या, ना दी हो तो अनिश्चित संख्या। हमारा अंतिम भेद है सार्वनामिक विशेषण। बेटा नाम से ही स्पष्ट है, सार्वनामिक यानी जहाँ सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए तो उसे हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब आप यहाँ देखिए, यह लड़की सुंदर है और वह आदमी बीमार है। इसका सबसे सरल तरीका है बेटा, अगर आपको संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्द दिया हो तो उसे कहा जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अब कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। तो आइए थोड़ा सा इसे भी समझ लें। बेटा जहाँ पर सर्वनाम शब्द अकेला दिया जाता है वाक्य में, यानी किसी संज्ञा शब्द के साथ हम उसका प्रयोग नहीं करते, तो वो सर्वनाम कहलाता है। लेकिन अगर वही सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए तो हम उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मैंने दोनों का अंतर बताने के लिए कुछ उदाहरण लिए हैं। जैसे पहला देखिए, वह नहीं आया, यानी हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करें, वह नहीं आया। क्या यहाँ पर कोई मैंने आपको संज्ञा शब्द दिया है इस वाक्य में? नहीं दिया। ये क्या हुआ? सर्वनाम। लेकिन अगर मैं कहूँ वह लड़का नहीं आया, तो देखिए बेटा लड़का संज्ञा शब्द है, उससे पहले मैंने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। दूसरे वाक्य में देखिए, पानी में कुछ गिर गया। पानी में कुछ गिर गया, सर्वनाम की अपनी वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि पानी में कुछ गिर गया, निश्चित नहीं है हम क्या चीज़ गिरी है, तो ये अनिश्चयवाचक। लेकिन अगर मैं कहूँ कुछ लड़के खेल रहे हैं, फिर से देखिए संज्ञा शब्द, संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द, जो यहाँ सार्वनामिक विशेषण के रूप में आ रहा है। ऐसे ही हमारे अंतिम और तीसरे वाक्य में है, यह सुंदर है। हमने किसी की तारीफ की, यह सुंदर है, और जबकि यह लड़की सुंदर है, फिर से संज्ञा शब्द से पहले हमने यह सर्वनाम का प्रयोग किया, तो ये हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो आशा है आपको विशेषण के चारों भेद समझ में आ गए होंगे। लेकिन आइए अब हम लगे हाथ यहाँ पर प्रविशेषण भी समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार आपकी पुस्तकों में प्रविशेषण शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा। बेटा जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है, या आप यूँ भी कह सकते हैं उसकी डिग्री या उसकी मात्रा बता दी जाती है, उसे प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे प्रियंका बड़ी चालाक है, चालाक शब्द अपने आप में विशेषण है, लेकिन जैसे ही हमने लिखा बड़ी चालाक है या बहुत चालाक है, तो हमने क्या देखा? विशेषण से पहले हमने फिर से विशेषता बता दी, तो क्या हो गया? प्रविशेषण। राधा बहुत सुंदर लड़की है, सुंदर शब्द विशेषण है, सुंदर से पहले मैंने बहुत लगा दिया, तो हो गया ना प्रविशेषण। यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है, दुर्गम अपने आप में विशेषता है, लेकिन अत्यंत दुर्गम है यानी बहुत ज़्यादा दुर्गम है, तो फिर से हमने क्या लगा दी? उसके आगे उसकी डिग्री यानी मात्रा बता दी, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण। तो जहाँ विशेषण की भी मात्रा बता दी जाए उसे कहा जाएगा प्रविशेषण। आशा है आपको ये विषय भली भांति समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, परिभाषा के चक्कर में बेशक आप मत पढ़िए, चीज़ों को समझिए, उदाहरण पढ़ते ही अपने आप समझ में आ जाते हैं। धन्यवाद।